ऑर्डर ऑफ द सेक्शन कंटिंजेंट, चलो ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेक्शंस के हिसाब से पढ़ते हैं. सो वी हैव कम टू यूनिट 6 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सुना होगा तुमने, कंटिंजेंट लायबिलिटी सुना है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ. एक एक करके एक्ट लाइक सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, रेज योर हैंड, आंसर द क्वेश्चन, देन बोलो, सुनो, गेस तो करो क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ बोल बेटा. ये श्योर नहीं है, ओके. अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बोलो. वो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है इवेंट या इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग. ऑल राइट, सेक्शन पे आ जाओ. छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है, क्यूट सा 2 लाइन का. सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 एवरीवन, सेक्शन 31 क्या बोलता है? डिफाइन, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ व्हाट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. छोटा सा सेक्शन 31 है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू क्या? समथिंग. if some event which is collateral to such contract does or does not happen. यहाँ पे एक चीज और अपन ना अच्छे से समझेंगे. तो a contingent contract is a contract to do or not to do something. All right, not to do something if an event collateral to the contract does or does not happen. So contingent contract क्या होता है? It is a promise to do, कुछ करना है या कुछ नहीं करना है अगर एक पर्टिकुलर इवेंट होता है या नहीं होता है. सो द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. करना है नहीं करना पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इवेंट पे हमको ज्यादा फोकस करना है. इवेंट का मतलब क्या हो जाता है बेटा? कोलैटरल. द इवेंट हैज टू बी कोलैटरल टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अमेजिंग और एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय लॉ, दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब if I get a job, all right, if I get a job, I will buy you a car. if I get a job, मुझे जॉब लगने पर मैं आपको एक गाड़ी दिला दूंगा. इज दिस अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इज दिस अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? यस. ऑल राइट. व्हाई इज इट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? यहां पे क्या कोलैटरल इवेंट क्या है? जॉब लगना. जॉब लग भी सकती है, जॉब नहीं भी लग सकती है. तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? जॉब लगने पर. परफॉर्मेंस विल बी ड्यू, अदरवाइज नो परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड. आर यू डू अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट. सो मतलब क्या बोल रहा है? आई विल डू एक्स, मतलब ये जो डेफिनेशन है, आई विल डू एक्स ओनली इफ वाई हैपन्स, और आई विल डू एक्स इफ वाई डज नॉट हैपन. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट उसमें इवेंट. अब कोलैटरल जो है ना बेटा, इफ इट इज बाउंड टू हैपन, यहां पे हमने क्या बोला? यहां पे पॉसिबिलिटी दो है, आइदर इट विल टेक प्लेस और आइदर इट विल not take place. If something is bound to happen beta, if something is bound to happen, then that will not be called as a contingent contract. क्या मतलब हुआ इसका? I will pay you 10 lakh rupees if I will pay you 10 lakh rupees if, for example, क्या ले ले, नहीं वो नहीं, वो बाद में.
आ, मुझे किसी को मारना है, इसके लिए मैं वही सोचा किसको मारूं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं। कोई आकाश करके है अपने क्लास में? नहीं ठीक है, आकाश नहीं अपने क्लास में नहीं है तो ठीक है ना। आकाश सेज टू, या राम सेज टू श्याम, ठीक है ये अच्छा है, इजी एग्जांपल है। राम टेल्स टू श्याम दैट आई विल पे यू 10,000 इफ माय फादर डाइज। आई विल पे यू 10,000 इफ माय फादर डाइज। तो ये क्या हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बेटा समझ में आया क्या है, कंटिंजेंट है या नॉट कंटिंजेंट है? नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वाई? मरेंगे तब ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, होगा ही ना। समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन। इफ एनीथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन इवेंचुअली, anything that is bound to happen eventually happens over there, eventually happens, तो उसको हम contingent contract नहीं बोल सकते। is that clear बेटा? अरे yes or no? yes, समझ में आ रहा है। सो कोलैटरल इवेंट कैसा है बेटा? कोलैटरल इवेंट इज, ये देखो, द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल to the main contract and not form a part of the consideration। समझ में आ रहा है? मतलब कोलैटरल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसका नाइदर एक कंट्रोल है कोई भी पार्टी के ऊपर, वो परफॉर्म भी नहीं किया जा सकता है। ओके, कोलैटरल इवेंट must be external and not form a part of the consideration or performance। all right, collateral, it should not form a part of the consideration or performance। मतलब मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के वहां गया, ठीक है, कहां गया? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के बाद मुझे चाहिए था फायर इंश्योरेंस। एक फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है मुझे बताओ? आग लगी तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट ऑन व्हाट? फायर, बराबर है। ऑन माई गुड्स कैचिंग फायर। बोला अच्छा आग लगने पर है ना, जाके आग लगा दी मैंने। वेरिफिकेशन मत सोचो, मैं आपको समझा क्या रहा हूं। अ कोलैटरल इवेंट इज एन इवेंट दैट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, ऑल राइट, एंड शुड नॉट फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन। ऐसा है क्या मैं उसको आग दे रहा हूं, वो मुझे कॉम्पनसेशन दे रहा है? नहीं ना। बोला क्या है, आग पे दोगे ना तो देता हूं ना आग, ऐसा है? या मैं, कैन आई डू इट एज अ पार्ट ऑफ माई परफॉर्मेंस? जाके आग लगा दी, वो लोग मुझे पैसा देंगे। अरे बोला तुमने बोला ना आग लग गई तो पैसा देंगे, यही बोला ना, तो जाके मैंने क्या कर दिया, आग लगा दी। सो कोलैटरल इवेंट कैन नॉट बी एनीथिंग, ध्यान से, कोलैटरल इवेंट कैन नॉट बी एनीथिंग दैट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और परफॉर्मेंस बाय आइदर पार्टी। वो ना परफॉर्मेंस के लायक होना चाहिए, ना वो एज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रहना चाहिए। एनीथिंग दैट इज इवेंचुअली बाउंड टू हैपन विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहां तब आप ये नहीं बोल सकते हो कि डेथ हुई या नहीं होगी। अरे होगी, आए हो तो जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है कि नहीं? सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। ऑलराइट, एक डॉक्टर है, ऑलराइट, एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर्स कोविड के टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी, ऑलराइट, तो डॉक्टर्स को क्या एग्रीमेंट दिया गया कि लिसन, अब डॉक्टर को डर क्या था, मुझे ही कोविड हो जाएगा तो। अब डॉक्टर इज स्प्लिट इन टू माइंड्स, डॉक्टर हैज एथिक्स ऑल्सो। यार अब काम नहीं करूंगा तो कब करूंगा, होगा ना कहीं ना कहीं।
समवन वांट्स टू सेव लाइव्स, इसके लिए वो डॉक्टर बनता है, मतलब अब काम नहीं करूंगा तो कब करूंगा। एंड दूसरा रहता है मुझे कुछ हो गया तो व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली। तो कॉन्ट्रैक्ट या हॉस्पिटल ने क्या बोला, वी गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, वी विल गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ कोविड हैपेंस वी विल गिव यू 50 लाख रुपीज। क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यस, कंटिंजेंट। इसमें इवेंट क्या है? कोविड होना। कोविड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, कोविड नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहां पे एक टाइम एलिमेंट डाल दिया, आई एम गिविंग यू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये 3 महीने में तुमको कोविड हुआ तो वी विल पे यू 50 लाख, कोविड नहीं हुआ तो मतलब विल पे यू इफ यू कॉन्ट्रैक्ट कोविड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, ये सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस क्या अभी जरूरी है? नहीं। परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट इवेंट? कोलैटरल event. What is a collateral event? A collateral event is something that does not form a part of the consideration or does not form performance by either of the parties. Clear हो गया? अब कोविड हुआ तो परफॉर्मेंस होगा, 50 लाख रुपीस मिलेगा। ऑल राइट, कोविड नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। 3 महीने हो गए, मिलेगा। कोविड नहीं हुआ, मिलेगा। 3 महीने हो गए, कोविड नहीं हुआ, मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम व्हाट? वॉइड। समझ में आ रहा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया आपको? क्लियर है? अब कोलैटरल आप समझ गए, बराबर है? कोलैटरल कैसा होता है, ठीक है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के है ना सर्टेन रूल्स है बेटा, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। अनसर्टन मतलब समथिंग दैट डज और डज नॉट हैपन, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई इवेंट की एक ही पॉसिबिलिटी है देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? द इवेंट शुड हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट में हैपन, इट में नॉट हैपन। सेकेंड वाला, देयर हैज टू बी अ कोलैटरल इवेंट, द इवेंट इज एक्सटर्नल, द इवेंट इज एक्सटर्नल। वो पैसे वाला एग्जांपल याद करो। Now, if I modify this contract a little bit, Akash says I will pay you 20,000 if my father dies and leaves me with 50,000. क्या ये contingent contract है या नहीं? क्या ये contingent contract है या नहीं? है। इसमें collateral event क्या है? If dad leaves me with 20,000 या 50,000 rupees. समझ में आया? Death is not the condition. जाना तो सबको है, बट यहां पे कंडीशनल क्या था बेटा? कंडीशनल वॉज द इवेंट वेयर इफ दैट लीव्स मी 20,000 या 50,000 रुपीज। अगर पप्पा ने पैसा छोड़ा तो मैं तेरे को 30,000 दूंगा। समझ में आ रहा है? मे नॉट हैपन, ऑन डाइंग तो पता चले शायद हुआ, शायद नहीं हुआ, शायद छोड़ के गए तो देना पड़ेगा, नहीं गए तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, देन यू कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ऑल राइट, and the obligations will arise only when conditions are met. okay? अब जैसे वेदर है, अगर कल बारिश होगी तो आई विल पे यू 5,000 रुपीज। मैं वेजरिंग की बात नहीं कर रहा हूं अभी। वेजरिंग में दोनों लगता है सट्टा, पार्टीज बोथ आर रेडी टू। मैंने सिर्फ इतना चीज बोला है कि आई विल पे यू 5,000 इफ इट रेन्स टुमारो। सर वेजर ही हो गया ना। अरे वेजर में सामने ही हुआ तो सामने वाला पे करेगा, और अगर ऐसा कुछ बोला तो दोनों वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब कल बारिश होगी या नहीं होगी, डू वी नो? इज इट सर्टन और अनसर्टन? इज इट कोलैटरल इवेंट? यस। 2 पॉसिबिलिटीज? यस। क्या मैं बारिश करवा सकता हूं? नो। सो इट विल बिकम अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कमर्शियल टर्म्स के अंदर परफॉर्मेंस बोनस, if the company reaches the target of $1 million, everyone will get 5% bonus. तो क्या $1 million रीच नहीं किया तो 5% काट लेंगे? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट विल मटीरियलाइज when the company reaches 1 million. क्या ये अनसर्टन है? यस। क्या ये कोलैटरल है? यस। क्या इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है? यस। अगर हुआ तो परफॉर्म करो, नहीं हुआ तो वॉइड। वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना बेटा।
समझो, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल मटीरियलाइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। नहीं समझे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑब्लिगेशन है क्या अभी? नहीं। ऑब्लिगेशन क्रिएट कब होगी? ऑन द हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल इवेंट। बोनस कब देना है? जब टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ? जब टारगेट मीट हुआ तब आप बोनस दोगे, तब वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल बी देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विल बी क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, इसके सिंपल रूल्स है, इंपॉर्टेंट है रूल्स। अब तक तो हमने क्या पढ़ा बेटा? डेफिनेशन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स। नाउ रूल्स आर, आई विल टेल यू, इन सेक्शन 32, 33, 35। क्या बोल रहा है? क्या बोला मैंने? 32, 33 एंड 35। 34 एंड 36 टाइम पास है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स तुम्हारे कौन से है? 32, 33 एंड 35। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं रूल्स। तो सेक्शन 32 से लेके 36 एवरीथिंग इज ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स एज टू द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 32। ऑलराइट, सेक्शन नंबर 32 ध्यान से सुनो। ये क्या बोल रहा है? इन्फोर्समेंट, टाइटल पढ़ो मेरे साथ, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग। एंड 33 क्या बोल रहा है? नॉन हैपनिंग। 32 क्या बोल रहा है? हैपनिंग के ऊपर बात कर रहा है। 32, 33 किस पे बात कर रहा है? नॉन हैपनिंग के ऊपर बात कर रहा है। अगर मैं सेक्शन 32 की बात करूं, ओवर हियर, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। ऑलराइट, ये एनालिसिस एक बार पढ़ो, जरा रीड करो। ऊपर कर देना बेटा, क्या है? फिर नीचे आ जाता है। क्या हुआ? खराब हो जाएगा? तुमको क्या करना है? तुम लगाएगा नया एसी? क्या है नंबर? ठीक है। नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर, ध्यान से सुनो बेटा। What is written over here? Section 32, contracts contingent on the event that is happening. So 32 is on events. Everyone, 32 is on events happening. 33 is on events not happening. ठीक है? Now 32 ये बोल रहा है कि contingent contract that depends upon an event, on the happening of an event. 32 ये बोल रहा है contingent contracts that depend upon happening of an event cannot be enforced unless that uncertain future event occurs. All right, unless the future uncertain event occurs. All right, basically क्या बोल रहा है? A contingent contract can only be enforced on the happening of a certain event. क्या बोल रहा है? On the
हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। वापस बोलो, सेक्शन 32 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द इवेंट actually takes place. If the event becomes impossible, then the contract will become void. All right, then the contract will become void. अब यहां पे एक एग्जांपल या दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है? All right, अब pay attention. Rahul, for example, Rahul promises Priya that I will pay you 10,000 rupees if you pass the exam. All right. Rahul promises Priya that I will pay you 10,000 rupees if you clear the exam. तो ये enforceable कब रहेगा? ये enforceable कब रहेगा? In Priya passes the exam. समझ में आया? अगर ये event impossible हो गया तो contract will become void. मतलब एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हुई तो impossible हो गया, ना वो एग्जाम देगी ना वो पास होगी, और ये इवेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया बेटा? वॉइड हो गया। ऑल राइट, क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? आई विल परचेज योर हाउस, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, आई विल परचेज द हाउस इफ आई गेट अ बैंक लोन। आई विल परचेज अ हाउस इफ आई गेट अ बैंक लोन। बैंक ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया, कैन आई परचेज द हाउस? कैन द बायर से नहीं तू जा कहीं और से पैसे लेके आ? नहीं, बिकॉज दिस वॉज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ओनली इफ द इवेंट हैपेंस। इवेंट क्या था? बैंक लोन पास होना। क्या बैंक लोन पास हुआ? नहीं हुआ, यू कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? समझ में आया? ओके, परफेक्ट। अब यहां पे देखो, ये एग्जाम्पल अब एक देख लो। A agrees to pay B 50,000 if a specific ship reaches the port. क्या हुआ? ये पोर्ट पहुंचेगा तो कितना मिलेगा? 50,000. So this is event happening या not happening? Everyone, event happening या not happening? Happening. पता चला बेटा रास्ते में पायरेट्स लोग आ गया, शिप को लूट लिया, खड्डा कर दिया उधर, शिप डूब गई। All right, the ship sinks. All right, तो क्या हो गया? event became impossible. अभी आपको क्या लगता है, क्या वो शिप आएगी? पॉसिबल ही नहीं है ना, वो शिप का आना पॉसिबल है या नहीं है? इम्पॉसिबल है। सो व्हाट विल हैपन? द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती, शिप आएगी ही नहीं। पैसा आएगा कब? जब शिप आएगी। अब शिप आना ही नहीं है, मालूम है पायरेट्स ने लूट लिया, डुबा दिया, खत्म हो गई, जला दी शिप को। ऑल राइट, समझ में आया? क्लियर है? सेक्शन 32 वापस पढ़ो एक बार, खाली अब बेयर एक्ट पढ़ो। हाँ बोलो, ठंडी लगी है, क्या हुआ है? बोलो। मतलब समझा नहीं। एक्सीडेंट हो गया, टाइटैनिक हो गई, टकरा गया किसी से। हाँ, आएगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं आई शिप तो। देखो एक मिनट,
मैंने क्या बोला, ए विल पे बी 550,000 इफ अ शिप रीचेज द पोर्ट, बराबर है। अब हो सकता है वो शिप वापस आई नहीं, जरूरी है क्या डूबेगी तो ही नहीं आएगी वापस? देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एज टू व्हाई द शिप हैज नॉट रिटर्न्ड। वो शिप डीकमीशन हो गई, वो शिप का भी यहाँ पोर्ट का आना जाना ही नहीं है, वो इंडिया आती ही नहीं है, वो बस बाहर ही घूम रही है, समझ में आ रहा है? तो तुम्हें नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल कब है, क्या मालूम है ये शिप तो आना ही नहीं है, डूब चुकी है, चाहे तो भी नहीं आ सकती। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? ऑल राइट। सो क्या लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। मतलब क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। समझ में आया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। और ये इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। समझ में आ रहा है? मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि 31 मार्च तक तू भाई मेरे को कंस्ट्रक्शन साइट बना के दे दे, आई विल पे यू अ बोनस ऑफ 50,000। उसने साइट कंप्लीट नहीं की, खत्म हो गया ना। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम अब इम्पॉसिबल। मतलब क्या हो गया बेटा, समझो वो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ हो गया, इम्पॉसिबल हो गया तो वॉइड ही हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये बोल रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अगर वॉइड हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, नो राइट्स नो ऑब्लिगेशंस नथिंग, डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑल राइट बेटा। सेक्शन 32 पढ़ लिया अपन ने। सेक्शन 32 अब फॉर एग्जांपल दूसरा होता है ना, अभी किसी का मूवी आ रहा है क्या, एसआरके का, सलमान खान का कुछ मूवी आ रहा है कि नहीं? सलमान खान ऐसा बोलता है फॉर एग्जांपल कि 50 करोड़ से ज्यादा कमाया ना तो तो मैं 5 करोड़ लूंगा और एक्स्ट्रा। इफ द मूवी क्रॉसेस 50 करोड़ आई विल अर्न, मतलब आई विल टेक 5 करोड़। समझो, तो ये कंटिंजेंट है या नहीं है? कंटिंजेंट है या नहीं है? कैसे है कंटिंजेंट? इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग which is collateral to an event which may or may not happen। समझ में आ रहा है? to do or not to do is not collateral। करेंगे या नहीं करेंगे, इवेंट होगा या नहीं होगा, that is collateral and that's why it is called as contingent contract। बेटा ध्यान से समझो, majority of the students get very confused at the time of revision। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मे हैपन मे नॉट हैपन टाइम रूल्स के अंदर। क्लियर हो गया? अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल रहेगा, व्हेन द मूवी क्रॉसेस 50 करोड़। अब इसमें क्या बोला है, इफ द इवेंट बिकम्स वॉइड, मूवी बैन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मूवी बैन हो गई फॉर एग्जांपल तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, रिलीज ही नहीं हुई, द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल ना, द इवेंट इटसेल्फ बिकम्स इम्पॉसिबल, मूवी रिलीज ही नहीं हुई तो वॉइड हो जाएगा। मूवी 50 करोड़ तक नहीं कमाई तो क्या हो जाएगा, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं कर पाओगे। दो अलग अलग चीजें समझा रहा हूं, समझा? ऑब्लिगेशंस ही क्रिएट नहीं होगी। 33 पे आ जाओ, सेम चीज लिखा हुआ है बट यहां पे क्या लिखा है, when the happening of that event becomes impossible and not before। मतलब in the event not happening, यहां पे event क्या हो रहा था, event was happening। क्लियर है? क्या नॉन परफॉर्मेंस? हाँ, क्या मेरे को बराबर से बोलो, ऐसा समझ में थोड़ी ना आएगा, बोलो। शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन, हाँ यहां थोड़ी ना आएगा, कैसे आएगा वो वाला, शुड ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच शुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, वो यहां कैसे आएगा बेटा? नॉन कंप्लायंस कहाँ है इसमें? इसमें तो पार्टी अग्री कर रही है ना कि हाँ यस कंटिंजेंट हम ये हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब 33 बेटा, 33 इज इन्फोर्सेबल वेयर ऑन द इवेंट दैट इज नॉट हैपनिंग।
ठीक है, नॉट हैपनिंग मतलब क्या हो गया, पे अटेंशन। ऑल राइट, संजय, फॉर एग्जाम्पल संजय promises Priya, all right, Sanjay promises Priya that I will pay you 5,000 rupees if your flight does not arrive on time. So it is contingent on an event not happening. समझ में आया? Sanjay promises Priya that I will pay you 5,000 rupees if your flight does not arrive on time. So ये event कब enforce होगा बेटा? The money only when it is confirmed that the flight is delayed. बराबर है ना? This contingent contract will only be enforceable when it is confirmed that the flight is delayed. ठीक है? अब ये वाला एग्जाम्पल देख लो, A promises to pay B rupees 10,000 if B's farm does not non-happening. अगर हैपन हो गया मतलब 100 किलो बन गया फार्म में से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आई विल पे यू 10,000 रुपीज इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस 100 kg ऑफ एप्पल्स। वो सपोर्ट कर रहा है ना, देख भाई तेरा 100 किलो तक का नहीं हुआ तो आई विल पे यू हाउ मच, 10,000। 100 किलो तक का हो गया, ऑल राइट, तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स इफ अ स्पेसिफाइड इवेंट डज नॉट हैपन, और अगर वो इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अब समझ में आया? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहेगा, जब वो इवेंट ना हो, और अगर वो इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। समझ में आ रहा है? पहले वाले केस में क्या था, वो इवेंट होना चाहिए, वो इवेंट ना हो या इम्पॉसिबल बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। क्लियर है? समझ में आया बेटा? ठीक है। अब एक बंदा एम्प्लॉयर ए टेल्स बी कि यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 2 लाख रुपीज इफ यू डोंट स्विच योर डिपार्टमेंट। क्या बोला ए ने बी को? क्या बोला? यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 2 लाख रुपीज इफ यू डोंट स्विच द डिपार्टमेंट फॉर 2 years। 2 साल तक अगर उसने डिपार्टमेंट चूज नहीं किया मतलब नॉन हैपनिंग है ना, नॉन हैपनिंग है ना। स्विच कर लिया मतलब क्या हुआ, हैपनिंग हो गया। ये इन्फोर्सेबल कब होगा, जब वो इवेंट ना हो, नॉन हैपनिंग पे हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। वो स्विच कर लिया, वॉइड हो गया मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, नो राइट्स नो ऑब्लिगेशंस। हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, जब वॉइड बन जाएगा तब देयर विल बी नो राइट्स नो ऑब्लिगेशंस नो ड्यूटी नो प्रॉमिस नो परफॉर्मेंस। समझ में आया? ये लॉ एकदम क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर वो नॉन हैपनिंग पे था और वो नहीं हुआ तो ही परफॉर्म होगा। अगर नॉन हैपनिंग वाला इवेंट हैपन हो गया, इवेंट हो गया, अकर हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। एंड वॉइड है तो सब चीज खत्म, नो ऑब्लिगेशन नो डैमेजेस, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? 31 डेफिनेशन, 32 इवेंट हैपनिंग, 33 इवेंट नॉट हैपनिंग, 34 अभी नहीं पढ़ेंगे, 35 सेम है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग दोनों का वर्ड है बेटा। बट यहां पे ये देखो दोनों का वर्ड है, यहां क्या लिखा हुआ है, हैपनिंग, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट हैपनिंग। हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग बोथ आर कवर्ड, बट यहां पे एलिमेंट ऑफ टाइम इज इन्वॉल्व। ध्यान से समझा, वहां पे टाइम था क्या, यहां पे क्या है, एलिमेंट ऑफ टाइम इज इन्वॉल्व बेटा सेक्शन 35 के अंदर। बिकॉज ये जो इवेंट है ना, अब वही शिप का एग्जांपल ले लो, और वो शिप में अगर हमने टाइम डाल दिया एंड बोल दिया 3 months, इफ इट डज नॉट रिटर्न विद इन 3 months, तो वो कहां गवर्न होगा, सेक्शन 35 में। whenever I add an element of time under section number 35, an element of time in the contract, it will be covered under section 35. When the contracts become void, when contracts become void which are contingent on happening on within fixed time. all right, clear है? समझ में आ रहा है? रुको समझेंगे। ये मैंने ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन किया है, बट इसके रूल समझ लो।
Now, event happening within time limit, right? Now, if a contract is contingent on an event happening within a fixed time, all right, if a contract is contingent of happening within a fixed time, मतलब happening भी है और क्या है, टाइम है. अगर खाली happening होता तो कौन सा सेक्शन देखते, 32. वहां पे क्या बोला था, अगर इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया तो वो वॉइड बन जाएगा. यहां पे क्या टाइम डाल दिया, हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम. तो इसमें क्या टाइम एक्सपायर हो गया, या तो कब वॉइड होगा बेटा, वॉइड कब होगा, आइदर टाइम एक्सपायर हो गया या इवेंट इम्पॉसिबल हो गया. समझ में आ रहा है, सेम ही चीज बोल रहा है, बट यहां पे लोग ने क्या बोला, विद इन 3 months. 3 महीने गुजर गए, शिप नहीं आई, और अगर वो हैपनिंग पर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा. देखो, ए अग्रीज टू सेल गुड्स टू बी if a certain train arrives within 10 days. If the train does not arrive, A is not bound to sell. बराबर है. अब 10 days है, 10 दिन गुजर गए तो void हो जाएगा, आई नहीं ना, पर ऊपर से क्या हो गया, 10 दिन गुजर गए. क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा. ऑल राइट. अब समझो दो कंपनीज है, दो कंपनीज की बात चल रही है रिगार्डिंग मर्जर. समझ में आ रहा है, दो कंपनीज है, दो कंपनीज की बात चल रही है रिगार्डिंग अ मर्जर. ध्यान से सुनना. दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया है कि हम अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को एंड अप्रूवल ले लेते हैं रेगुलेटरी. अगर अप्रूवल 6 महीने में आया तो हम लोग मर्जर के साथ आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे. 6 महीने गुजर गए, अप्रूवल आया, अप्रूवल आया क्या, नहीं. अप्रूवल क्या 6 महीने के बाद आ सकता है, हाँ. क्या बट 6 महीने गुजर गए, यस, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम व्हाट, वॉइड. बस यही समझा रहा है 35 कि बस टाइम एलिमेंट है और टाइम क्रॉस हो गया तो वो वॉइड बन जाएगा. बोल बेटा. सुपरवीनिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में चला जाएगा ना बेटा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. हाँ, क्लियर है, समझ में आया. अब जैसे वो जॉब ऑफर वाला था, आई विल बाय यू अ कार इफ आई गेट अ जॉब. अब इसमें मैं टाइम डाल दू, आई विल बाय यू अ कार इफ आई गेट अ जॉब विद इन 1 month. 1 महीना गुजर गया और जॉब नहीं मिली तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. अब समझ में आ रहा है, बिकॉज यहां टाइम का एलिमेंट डाला है. क्लियर है. अब नॉन हैपनिंग विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, वही वेदर वाला एग्जांपल ले लेते हैं. आई विल पे यू 10,000 इफ इट रेन्स नेक्स्ट वीक. आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग. नहीं, आई विल, इट विल नॉट रेन, इट विल नॉट रेन नेक्स्ट वीक. ऑल राइट. अगले हफ्ते बारिश नहीं हुई, अगले हफ्ते डिफाइन हो गया ना बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड. समझ में आ रहा है, क्लियर है. सेम चीज है बेटा. इफ एन इवेंट मस्ट नॉट हैपन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, मतलब दिस डिपेंड्स ऑन नॉन हैपनिंग. इफ द इवेंट डज नॉट अकर विद इन दैट टाइम, तो वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं हुआ तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड. समझ में आया. तो 31 क्या था बेटा, डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. 32 क्या था, events depend which contingent contracts which depend on events happening. 33 events not happening. 35 happening plus non happening but with fixed time, fixed time. ठीक है, are you understanding. अब 34, 33 and 30, 32, 33, 34 and 36. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. एक मिनट. हाँ बोलो बेटा. क्या, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बिकॉज वो तो होना ही है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कंटिंजेंट. गाइस,
आई प्रॉमिस टू पे 10,000 आफ्टर माई फादर डाइज, वो वाला एग्जाम्पल याद है? वो वाला एग्जाम्पल में इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन इवेंट दैट इज बाउंड टू हैपन डज नॉट मेक इट कंटिंजेंट ना, जाना तो कभी ना कभी है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थोड़ी ना लिया है, समझ में आ रहा है? मारने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना लिया है, बोला ठीक है व्हेनेवर ही पासेस अवे आई विल पे 10,000, ठीक है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? अब चलो मैं तुमको एक चीज पूछता हूं, एक्स को चाहिए था एक घोड़ा, ठीक है? एक्स वांटेड टू बाय अ हॉर्स, ऑलराइट? एक्स का भाई था वाई, हॉर्स किसका था? एक्स का था, ठीक है? नहीं, एक्स को चाहिए था हॉर्स फ्रॉम वाई, पे अटेंशन, एक्स को हॉर्स चाहिए था फ्रॉम वाई, वाई का हॉर्स, वाई का एक भाई था जेड, हॉर्स बिलोंग टू जेड, ठीक है? तो वाई ने क्या बोला, जब जेड मरेगा तो ये घोड़ा मैं तेरे को दे दूंगा। कंटिंजेंट या नॉट कंटिंजेंट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? मरेगा तो सही, कौन पहले मरेगा वो नहीं मालूम ना। समझ में आया कि नहीं? अरे घोड़ा ही मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड ना यार, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, पॉइंट समझो। पहले वाले केस में क्या था, उसका तो मरना है, यहां पे कंटिंजेंसी क्या है, कौन पहले मरेगा। अब मुझे एक बात बताओ, Z से पहले Y मर गया, Z से पहले Y मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। समझ में आ रहा है? Z से पहले Y, यहां पे कंटिंजेंसी है, कंटिंजेंसी क्या है, कौन पहले मरेगा। समझ में आ रहा है? एक्स ही मर गया तो इम्पॉसिबल, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई ना यार। तुम लोग ऐसा मत करो, एग्जाम में ऐसा घूम घुमा के पूछ लिया ना और तुमने गलत लिख दिया तो वो होगा। समझो कोलैटरल इवेंट क्या है, हु डाइज फर्स्ट, बराबर है ना? बोला नहीं है बट इफ, व्हाट इफ ये पहले चला गया यार, वाई पहले चला गया तो क्या करोगे, रोगे? नहीं ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? 30, हाँ बोलो। कंटिंजेंट है ना बेटा, इट विल ओनली हैपन व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस, इवेंट हुआ ही नहीं तो वर्ड, ठीक है? इवेंट क्या था, वाई मरना चाहिए था पहले, हाँ जेड मरना चाहिए था पहले, ठीक है? नाउ ये वाला फालतू सा सेक्शन है, दो 34 एंड 36, ठीक है? अब समझो, ध्यान दो, ठीक है? एक्स ने बोला, नहीं इसमें अपन किसको करते हैं, धर्म, धर्म का एग्जाम्पल है। धर्म ने बोला धर्मी को, ठीक है? धर्म ने बोला धर्मी को, नहीं धर्म का नहीं लेंगे एग्जाम्पल, इसमें किसी को मारना है मेरे को इसके लिए, ठीक है? मुझे इसमें किसी को मारना है, ठीक है? समझो, बोलता है पे अटेंशन, रिलैक्स रिलैक्स। सलमान खान, सलमान खान टेल्स ऐश्वर्या कि मैं तेरे से शादी करूंगा व्हेन व्हेन माय वंस माय फादर पासेस अवे, ठीक है? वंस माय फादर पासेस अवे, ध्यान से सुनो। सलमान टेल्स ऐश्वर्या, कटरीना, जिसको भी बोलना है यार बुलवा दो, तुम उसकी शादी करवा लो बस, ठीक है? सलमान खान टेल्स, ध्यान से सुनो, सलमान खान टेल्स कटरीना या ऐश्वर्या दैट आई विल मैरी यू वंस माय फादर पासेस अवे। क्लियर है? कोई भी रीजन, उसके डैड को शायद पसंद नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है? बट क्या करता है मालूम, उसके प्रॉमिस करता है ऐश्वर्या को, और ऐश्वर्या बोलता है ठीक है आई विल वेट फॉर योर फादर टू पास अवे, ठीक है? और वो दरमियान में वो उसके अंदर ही गेट्स मैरिड टू कटरीना, ठीक है? बेवफा धोखा। सुनो,
हो क्या रहा है इधर? क्या ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आया? ऐश्वर्या का दिल टूट गया, वो उस पे डैमेजेस, नस वस काट ली, डैमेजेस। अरे बोल रहे पागल पगली रुक तो सही, ड्यू डेट तो आने दे। मैंने क्या बोला था? व्हेन फादर पासेस अवे आई विल मैरी यू। तब तक तो मैं शादी करके बैठेगा ना, तब का तब देखेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? बट देखो क्या ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आया। परफॉर्मेंस इज वैलिड ओनली ऑन द इवेंट हैपनिंग। क्या इवेंट हैपन हुई? नहीं हुई। बट सलमान ने ऐसा एक्शन कर लिया दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? यही बोल रहा है सेक्शन 34 कि कंटिंजेंट है, बट तुमने ऐसा कुछ कर लिया। व्हेन अ पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल, ऑल राइट, इम्पॉसिबल। सो अगर ये काटी एक्शन इट अ कॉन्ट्रैक्ट दे कैन नॉट अवॉइड द लायबिलिटी, देन उस तुमको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नहीं करोगे तो फिर वही डैमेजेस डैमेजेस का चक्कर चलेगा। मतलब वो बोल रहा है कंटिंजेंट अभी है, दैट डजंट मीन सब्सिक्वेंटली भी वो कंटिंजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इजी सा सेक्शन है, खाली रीड कर लोगे इनफ। तो 31, 32, 33 इंपॉर्टेंट, 34 जस्ट रीड, 35 इंपॉर्टेंट, 36 जस्ट रीड। डज द, हाँ अब आप आपका एग्जांपल लेते हैं। वेयर डज द सन राइज फ्रॉम? इतना क्या सोच रहे हो? सन राइजेस, मैं तुमको बोलता हूँ कल कि वो वेस्ट से राइज होगा तो मैं तुमको 50,000 रुपया दूंगा। क्या डज इट मेक सेंस? इट इज इम्पॉसिबल बेटा। दैट इज सेक्शन नंबर 36। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट, वेदर नोन वेदर अननोन, whether known or whether unknown, will always be considered as void ab initio. Impossible, contingent मतलब may not happen, possibility है। 36 बोलता है a contingent contract for impossible acts is always void from its inception, मतलब it is void ab initio। समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? खत्म, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म 31 से लेके 36। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक बार रीड कर लो। रुको मैं जरा चार्जर लेके आता हूं। आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ कोविड। ठीक है, अब कोविड वाले एग्जाम्पल में तुमको ये ध्यान रखना है कि कोविड हुआ, हैपनिंग, ऑलराइट, कोविड हुआ तो इन्फोर्स होगा, नहीं हुआ तो वॉइड। सिंपल है एकदम, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल धर्म को पैसे चाहिए थे। ठीक है, तो धर्म बैंक गया, बैंक में लोन अप्लाई किया। मैं जाके बैंक को बोला कि आप धर्म को पैसा दे दो, अगर नहीं दिया तो मैं आपको दूंगा, अगर नहीं दिया तो मैं आपको दूंगा क्या? पैसे। सब लोग ऐसा क्या देख रहा था मेरे को? बैंक, धर्म और मेरा ही नाम लिया ना, कुछ गलत बोला मैंने? मैंने क्या बोला? धर्म अप्लाइड फॉर अ लोन एंड आई वेंट टू द बैंक एंड आई सेड यू गिव हिम द लोन, इन केस धर्म डज नॉट पे आई विल पे। ऑलराइट, मतलब मैं क्या ले रहा हूं? गारंटी। मैं क्या ले रहा हूं? गारंटी। गारंटी के क्या? धर्म पे करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इज इट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, इट डिपेंड्स अपॉन नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग मतलब धर्म अगर पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दूंगा, अगर धर्म ने पैसे दे दिए मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, खत्म हो गया। फिर वो थोड़ी ना आएगा मेरे से पैसे मांगने के लिए, वो आएगा क्या मेरे से पैसे मांगने के लिए? नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? तो हैपनिंग समझ गया, कोविड हुआ तो पैसा मिलेगा। धर्म ने पैसा नहीं दिया, नॉन हैपनिंग, इफ ही डज नॉट पे आई विल पे।
अगर उसने पे कर दिया तो मुझे पे करने की जरूरत है क्या? बट मैंने तो बोला था ना मैं पे करूंगा, बट मैं पे कब करूंगा? ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन नॉन पेमेंट ऑफ, और नॉन पेमेंट बाय धर्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यही दोनों चीज में मैं टाइम एलिमेंट घुसा दूं तो सेक्शन 35 बन जाता है। विद इन 6 months या कोविड विद इन 3 months, टाइम खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दोनों केस में, हैपनिंग में भी नॉन हैपनिंग में भी। फंडामेंटल समझ गया? एकदम क्लियर? यस और नो? अब आ जाते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन रेसिप्रो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है? More important than contingent contracts. Whenever we enter into a contract, my students, I entered into a contract with Vansh for a painting. मैंने rights लिखाए, मैंने obligations बताई, मैंने consideration check किया, we both became bound, we gave him, I gave him an offer, he gave me the acceptance. तो इसमें जो rights and obligations है वो कौन create कर रहा है? Who is creating the obligations under this contract? The parties. The parties. But there are many times or there are many situations where rights and duties are not created by parties but they are created by law. मैंने क्या बोला? In a traditional contract the rights, duties, obligation, penalty, offer, acceptance, consideration कौन create कर रहा है? कौन create कर रहा है? Parties to the contract. कौन कितना क्या कब कैसे किधर पे करेगा? एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द पार्टीज, बट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर नॉट क्रिएटेड बाय द पार्टी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। क्लियर है? समझो मैं चल के जा रहा था, ठीक है, मैंने फोन निकाला, साथ में मेरा वॉलेट गिर गया। ऑलराइट, धर्म को मिल गया मेरा वॉलेट। ऑलराइट, धर्म ने कहा पैसे कुछ नहीं लेंगे बेटा, गरीब आदमी हूं मैं, ठीक है। क्या बोला? जी पे। मेरा वॉलेट गिर गया, उसमें समझो थे पैसे, थे 10,000 रुपया था। ऑलराइट, कार्ड्स थे, ऑलराइट, थोड़ी चीज़ें थी, लेटर्स वेटर्स थे। समझ में आ रहा है? जो चीज़ उसको नहीं पढ़ना चाहिए था वो भी था। ऑलराइट, फिर फिर मेरी फ़ोटो भी थी एक इसमें, तो समझ गया हाँ अरे ये तो सर का वॉलेट है। तो वो मेरे को फ़ोन करता है, ठीक है, अरे सर जेब चेक करो। तो मैं उसको बोलता क्या तूने जेब मार लिया मेरा? बोलता है नहीं सर, आपका जेब मारने से बचा लिया मैंने। बोला क्या हुआ? अरे सर आपका वॉलेट मेरे पास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका वॉलेट मेरे पास है। तो मैं बोला वापस कर दे। तो बोलता है नहीं। बोलता है नहीं सर। मैं बोला क्यों? सर फाइंडर्स कीपर्स, कुछ तो मेरे को ऐसा उसने इंग्लिश में बोल दिया। क्या बोला? फाइंडर्स कीपर। मेरे को मिला मेरा है सर, मैं पैसे से खर्चा कर रहा हूँ, बस थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था मैंने। अभी आपने गिराया, आपकी गलती, अगर नहीं मिलता तो ऐसा समझो नहीं मिला मेरे को। समझ में आ रहा है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। एज पर लॉ धर्म इज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। द मोमेंट वो ये चीज उठा लेता है, मतलब वॉलेट समझो इसको, ठीक है, नहीं है ना मेरे पास वॉलेट, मोमेंट ये चीज ये उठा लेता, खाली है बेटा ऐसा मत देखो, 10,000 रुपए दिख रहा है इतने पतले वॉलेट में, रहेगा तुमको 10,000, लेटर वेटर कुछ भी नहीं है बेटा, खाली है, एम्प्टी। डालो कुछ, वापस में रोटेट करता हूं मैं, अपने खुशी से कुछ कुछ डालते जाओ तुम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? आजकल तो मैं सोचता भी हूँ क्यों लेके घूमता हूँ वॉलेट, खाली हो, तुम ज्यादा अमीर हो मेरे से, ठीक है। कार्ड का क्या करोगे बेटा? कार्ड वाला फोन करोगे, कार्ड यूज करोगे, आ जाएंगे वो तुम्हारे पास पैसे मांगने, ठीक है। चाहिए तो लेके जाओ, फटाक से आ जाएंगे, कहाँ यूज हुआ था इधर, लाओ पैसा दो। एनीवे, ठीक है, तो गरीब इंसान हूँ। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, द मोमेंट इट कम्स विद इन द कस्टडी, उसने पिक कर लिया और अपने पास रख लिया, ऑटोमेटिकली एक ऑब्लिगेशन एंड राइट्स क्रिएट हो जाते हैं बाय लॉ। क्या मैंने उसको बोला था? क्या मैंने उसको बोला था मेरा वॉलेट संभाल के रख? क्या हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था।
ऑलराइट, क्या कुछ ऑफर था? डिड आई एम ऑफरिंग समवन टू फाइंड माय वॉलेट? नो, ऑटोमेटिकली बाय लॉ इट वाज क्रिएटेड एंड ऑब्लिगेशन वाज क्रिएटेड ऑन धर्म कि उसको ढूंढना है और ओनर को वो गुड्स या उसका फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स या वो वॉलेट देना है। ठीक है, अब इसमें देखो वो बोलेगा सर इतना सारा आपका मैंने पैसा वैसा बचा लिया, कुछ दे दो खर्चा पानी। ऑलराइट, ठीक है, मेरा मन किया तो मैं उसको दे दूंगा, एंड यूजुअली दे दिया जाता है बिकॉज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है ना, मिल गया, नहीं मिलता तो और नुकसान हो जाता, तो आई गिव हिम समथिंग। समझ में आ रहा है बेटा? नाउ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज quasi contracts. Now quasi contracts are contracts which are assumed to be contracts or which under which rights and liabilities are created by law. क्लियर है? इसमें कंसेंट से क्रिएट नहीं होता बेटा, लॉ से क्रिएट हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स डोंट हैव एनी फॉर्मल अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स, they do not have any free consent, they are based on the principles of equity. all right, मतलब ये based on such principle है कि no man should get rich at the loss of another. एक का नुकसान दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। इसको कंसिडरेशन के साथ मत जोड़ो, बेनिफिट फॉर वन पार्टी डेट्रीमेंट फॉर अनदर। ठीक है, वहां पे फ्लो का था, इसमें बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। उसको वॉलेट मिल गया बट उसके लिए उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया, अनजस्ट, अनफेयर बेनिफिट। समझ में आया? अनफेयर बेनिफिट, तो अनफेयर बेनिफिट जिसको भी होगा वो आ जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसमें लॉ, देयर आर सर्टेन सेक्शंस वेयर लॉ ने क्लियरली बोल दिया है कि दीज आर एक्सप्रेसली गिवन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 68। याद है सेक्शन 68? क्या था सेक्शन 68? सर सेक्शन 68 तो कुछ लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, कुछ बोला था आपने लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, बट वहां पे मैंने क्या वर्ड यूज किया था? किसकी लायबिलिटी थी? माइनर की। अब एक क्वेश्चन आया था बेटा एग्जाम में 2-3 अटेम्प्ट पहले, एक बंदा था 22 ईयर्स ओल्ड, अनसाउंड माइंड, 22 ईयर्स ओल्ड अनसाउंड माइंड। इसकी एक दादी जी थी जो इसके ऊपर डिपेंड करती थी, और इसका एक नेबर था एक्स। नेबर इन लोग को खाना पिलाना जो भी है, नेसेसरीज वाज प्रोवाइडेड बाय द नेबर। द क्वेश्चन वाज, कैन द नेबर क्लेम compensation or can the neighbor claim liability for necessaries from this person? Yes or no? Why? क्वेश्चन समझा? 22 साल का अनसाउंड माइंड, उसकी एक लीगल डिपेंडेंट दादी जी या दादाजी जो भी, इन दोनों का ख्याल रखने के लिए उसका नेबर करता था। अब नेबर ख्याल कर रहा था, अच्छा ये 18 साल का होता, 17 साल का होता तो सेम क्वेश्चन, 17 ईयर ओल्ड अनसाउंड माइंड, उसकी दादी इस पे डिपेंडेंट थी और यही नेबर उन लोग का ख्याल रख रहा था। कैन द नेबर डिमांड Can the neighbor demand the liability for necessaries? Can he demand the reimbursement of necessaries? क्यों? बोलो। माइनर हुआ तो भी नहीं मिलेगा, मेजर हुआ तो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्यों मिलेगा? किस में मिलेगा? प्रॉपर्टी में से। मैंने क्या पढ़ाया था 9? अच्छा मुझे बताओ माइनर की लायबिलिटी क्या थी? इज द माइनर लायबल फॉर नेसेसरीज? ही इज नॉट पर्सनली लायबल बट हिज एस्टेट इज लायबल फॉर नेसेसरीज प्रोवाइडेड टू हिम। याद है? अगर ये 18 साल का था, 17 साल का है, तो विल ही बी लायबल? क्यों? हाँ तो पूरा बोलो ना मेरे को। हाँ सर, ही विल नॉट बी
पर्सनली लायबल बट हिज एस्टेट विल बी लायबल, उसका घर कपड़ा घर वगैरह बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है, हाँ या ना। अब ये 22 साल का है तो अनसाउंड है, सेम सेम क्यों, सेम क्यों, नॉट केपेबल। बेटा देखो यहाँ द पॉइंट दैट आई वाज, तुम लोग नहीं सोच रहा है, नहीं गलत लिख देगा। सेक्शन 68 टेक्निकली टॉक्स अबाउट ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। वहां पे माइनर था ना, तो मैंने सिर्फ माइनर रिलेटेड सेक्शन 68 बोला। सेक्शन 68 इज नॉट अबाउट माइनर्स। सेक्शन 68 applies to minors as well as other people who are incapable of contracting, beta. Who all is incapable of contracting? Unsound mind. All right, unsound mind is incapable of contracting. समझ में आया? तो अगर इनकैपेसिटी है, इनकेपेबल है, इडियट मतलब लो ब्रेन डेवलपमेंट, और मेजर है तो भी क्या हुआ, सिर्फ माइनर को नहीं पकड़ रहे ये लोग। Section 68 applies to minors as well as people who are incapable of contracting. बेटा convicts को इधर नहीं लेना, वो तो disqualified है। Convicts are disqualified, समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो मेजर है बट भले incapable है, अनसाउंड माइंड का है बेटा। Which section will apply? Section 68। बट यहाँ पे याद ये रखना है कि necessaries, न तो necessaries में क्या हो गया, क्वासी बन गया ना बेटा। कोई राइट्स ऑब्लिगेशन हमने बनाए नहीं, क्रिएट नहीं किए, उसने प्रोवाइड किया, लॉ ने ऑब्लिगेशन दे दिया, लॉ ने ऑब्लिगेशन दे दिया कि यार आप रिकवर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बट यहां पे माइनर के सिवा अदर पार्टीज आर ऑल्सो कवर्ड। इज दैट क्लियर? याद ये रखना है नेसेसरीज ही होना चाहिए। नेसेसरीज मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन। ये अनसाउंड माइंड वाले का बर्थडे था, इसको आपने गोल्ड चेन दे दी, ये नेसेसरीज नहीं हुआ, ये लग्जरी हो गया, इसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मेडिकल फूड शेल्टर एज पर योर सोशल स्टेटस आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर भी इनकेपेबल है, पर्सन ऑफ अनसाउंड भी, अनसाउंड माइंड भी इनकेपेबल है, has entered into a contract or anyone whom he is legally bound to support, either that 22 साल का लड़का who was of unsound mind or his दादी who is legally bound to support। बराबर ना? अभी बच्चा है बेटा, पेरेंट्स बूढ़े हो गए तो लीगली बाउंड टू सपोर्ट ना, कि पेरेंट्स को स्टेशन पे छोड़ के आ जाओगे, हाँ या ना? क्या तुम्हारा प्लान है क्या छोड़ के आने का? पीटीएम बुलाना पड़ेगा मेरे को, बोलूंगा इनके भरोसे मत रहो, जिस दिन सीए बन गए छोड़ के आ जाएंगे तुमको। यू आर लीगली बाउंड टू सपोर्ट और नो? सो इफ, देखो ध्यान से बेटा, मैं सेक्शन ब्रेक डाउन कर रहा हूं। इफ अ पर्सन, दैट 22-year-old बॉय इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और टूट गया इधर वापस, हिज दादी, एनी वन ऑफ whom he is legally bound to support। तब मैंने बोला था 16 साल का लड़का होता है, 14 साल की बहन होती है उसकी छोटी, लीगली बाउंड टू सपोर्ट। अब वो छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो या दादाजी हो, समझ में आ रहा है? is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life। necessaries suited, मैंने बोला ना अंबानी की necessaries अलग होगी, वो पर्सन की नेसेसरीज अलग होगी, ठीक है? द पर्सन हु हैज फर्निश्ड नेबर, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड द नेबर is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। माइनर है तो माइनर की प्रॉपर्टी, 22 साल का अनसाउंड माइंड है तो उधर। क्वेश्चन ट्विस्ट क्या क्या हो गया ना, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि 22 साल का अनसाउंड माइंड वाला है, हमने तो 18 साल वालों का पढ़ा था, 17 साल वालों का पढ़ा था, और उनको 22 साल का अनसाउंड माइंड देखा, वहां पे कंफ्यूजन आ गया, लोग कुछ अलता भलता ही लिख के आ गए उधर। यू हैव टू अप्लाई अंडरस्टैंड सेक्शन 68। इसके लिए बोलता हूँ सेक्शन नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब का। अब तुमको समझ गया
अनसाउंड माइंड वाला भी 68 में जाएगा और माइनर भी 68 के अंदर जाएगा, ठीक है। सेक्शन 69, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। पर reimbursement मतलब कुछ खर्चा किया उसका refund, by a person paying money due by another मतलब किसी और का था, मैंने पे कर दिया, ऑल राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट इन विच ही इज इंटरेस्टेड। ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? सार्थक ने यहाँ अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करी, फाउंडेशन मेरे से पढ़ा, इंटर मेरे से पढ़ा, फाइनल हम लोग के वहाँ पढ़ा, पास हो गया, सीए बन गया। मैं बोला सार्थक क्या प्लान? सर मैंने सामने रेंट पे वो लिया है क्लासरूम, मैं भी क्लासेस खोल रहा हूँ, सार्थक कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। मैं बोला अच्छा ठीक है, वेरी गुड, मिलेंगे हम लोग, ऑल राइट। तो बोला अच्छा ठीक है सर आपकी विशेज एंड ब्लेसिंग से मैं उसको ब्लेस कर दिया, चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास इंक्वायरीज आती थी, बोला अरे ये सार्थक कॉमर्स का, बोला मेरा ही स्टूडेंट है, मेरे से ही सीख के मेरे सामने खोला है, ठीक है, दुकान। तो बोला अरे वाह, बोला हाँ सर। मैं बोला यही होगा, आप अपना बच्चा इधर डालो, देखो अपने अपने बिजनेसेस खोलेंगे ये लोग, ठीक है। तो मेरे लिए अच्छा पॉइंट हो गया ना। अब हुआ क्या बेटा, अब सार्थक नया नया था, उसको पता नहीं था, ठीक है, कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अब वो जो उसने जिसकी क्लास रेंट पे ली थी ना, ओनर रेंट पे ली थी, ओनर है। अब ओनर ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था, क्या नहीं भरा था? प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले आए, क्लास बंद कर दी, बोले ये चलो बंद करो, ये सब नहीं चलेगा इधर, क्या चल रहा है, क्लास नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा हुआ है, बच्चों को बाहर बाहर निकाल दिया, प्रॉपर्टी पे सील लगा दिया, बंद कर दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में, यहां तक समझ में आया तुमको? अब हुआ क्या कि मैंने देखा यार ये क्या है, पुलिस वाले लोग कौन आया इधर, म्यूनिसिपल वाले, तो मैं गया उधर, ठीक, बोला क्या हुआ? अरे सर ये लोग सब बंद करा। बोला रुक जा, क्या हुआ, कितना पैसा है? मैंने वो पैसा दे दिया। क्या मैं और सार्थक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? नहीं। ऑल राइट, क्या मैं और सार्थक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, कि मैं पे करूंगा, मैं बाद में तू मुझे पे कर देना, नहीं। ऑल राइट, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द सेंस कि यार मैं चाहता था कि सार्थक डज वेल इन लाइफ, ऑल राइट। या तो दूसरा केस, सार्थक वॉज बाहर, प्रॉपर्टी वाले आए, ये फटाफट आया, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब मेरा बंद क्या कर रहे हो? बोले यार तुमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, ये सब बंद करना पड़ेगा। बोला रुक जा, कितना है तेरा प्रॉपर्टी टैक्स? ये टैक्स किसको भरना चाहिए था? ये टैक्स किसको भरना चाहिए था? ओनर को। सार्थक बोलता है रुक, तेरा कितना है, ये ले, सब फेंक के मारता है बंडल, ये ले जा, अपनी शक्ल नहीं दिखाना इधर। नाउ देयर इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सार्थक एंड द ओनर, because Sarthak made a payment that was due by another, and in this payment Sarthak was interested। समझ में आ रहा है कि नहीं? In this payment Sarthak was interested। अब वापस पढ़ो, reimbursement of person paying money, reimbursement of Sarthak paying money due by his owner for a payment in which Sarthak was interested। समझ में आया? कुछ हार्ड है? नहीं। अब there is a quasi contract between Sarthak and the owner for reimbursement of the money। तब ओनर ये नहीं बोल सकता कि बॉस मैंने थोड़ा बोला था आपको पे करने के लिए, अरे नहीं बॉस, आपने उसका ऑब्लिगेशन मीट किया है, तो आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने क्रिएट कर दिया है, आपको उसको पे करना पड़ेगा। देखो एनालिसिस देखो कितना प्यारा से लिखा हुआ है, कितना प्यारा। इफ अ पर्सन पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे दैट मनी, देन द पेयर कैन सीक रीइंबर्समेंट फ्रॉम दैट पार्टी। क्लियर कट है? ये भी लिख दोगे तो चलेगा, थोड़ी ना ये हर बार तुम लिख पाओगे। एज पर सेक्शन 69 इफ एनी पर्सन पेज मनी, लिख सकते हो तुमने सेक्शन 69, कोटेशन में नहीं लिखना ऐसा, मतलब तुम कोट नहीं कर रहे हो बेयर एक्ट, स्टैंडर्ड लिखना। क्लियर हुआ? कोटेशन में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज कोटेशन मतलब आपने बेयर एक्ट कॉपी किया है। क्लियर है? यहां पे आपने बेयर एक्ट का मीनिंग समझा रहे हो। तो सेक्शन 69 क्या बोल रहा है? इफ अ पर्सन पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन हु ही वाज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे, द पेयर कैन टेक रीइंबर्समेंट फ्रॉम दैट पार्टी। समझ में आया? एकदम क्लियर सेक्शन 69। आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन। ये सब क्या है बेटा? डीम्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। चालू कहां से होता है? सेक्शन 68 क्वासी से। अभी तक मैंने तुमको क्वासी का मतलब बताया, ठीक है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है सेक्शन 68 से 72 सब क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? 68 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट क्या मतलब है इसका, समझो। क्या नाम बेटा आपका? नेहा, दिया, ठीक है। समझो दिया, वेयर डू यू स्टे? थाने। यू स्टे इन थाने? अच्छा। समझो बिल्डिंग का नाम क्या है? समझो बिल्डिंग का नाम है रुनवाल। शी स्टेज ऑन द 7th फ्लोर 701, आई स्टे ऑन द 7th फ्लोर 702। नेबर्स है हम लोग, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा था, मैंने कुछ खाना वाना मंगाना था, मैंने बिरयानी मंगाई, ठीक है। बोला चलो अभी मूड है, फाउंडेशन ने खत्म हो गया, अभी बिरयानी खाते, बहुत टाइम हो गया खाना वाना खाए। मैंने बिरयानी मंगा लिया, बिरयानी मंगाया 702। अब मैं कहाँ रहता हूँ? 702, वो रहती है 701 में। अब जिस दिन मैंने बिरयानी मंगाया कोइंसिडेंटली उसका बर्थडे था, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग इन 702 पर्सन डिलीवर्ड इन 701। उसने आया बोला उसामा सर, बोला अच्छा शायद आज मेरा बर्थडे है तो शायद सर ने मेरे को कुछ पार्टी वार्टी ट्रीट दी होगी, मैं खा लेती हूँ। तो खाए पे डकार मार ली उसने, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या वो उसके लिए था? क्या वो उसके लिए था? नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार सार्थक ने मुझे घर पे बुलाया, मैं रास्ते पे जा रहा था, फ्रूट्स थे मेरे पास। सार्थक के घर पे क्या, मैंने सार्थक से मिलके जाता हूँ, सार्थक से मिला वगैरह, फ्रूट्स की थैली भूल गई। उसको लगा अरे सर शायद घर आए मेरे लिए इतना अच्छा फ्रूट्स लेके आए, वाटरमेलन, ब्लूबेरी, सब महंगा महंगा फ्रूट लेके आया था। खा गया सार्थक, ठीक है, सब कुछ डकार मार ली, खा गया। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एंजॉयड अ बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, अगली बार धर्म किसी का ऑर्डर लेने से पहले ही सोच लेना, नेबर का ऑर्डर ऐसा पकड़ नहीं लेने का, समझे? अरे अपने को आया फ्री में खा लेने का नहीं। जिसका ऑर्डर था आई कैन डिमांड, आपको या तो मुझे पिज्जा रिटर्न करना पड़ेगा या तो यू विल हैव टू गिव मी compensation for it. There's a quasi contract created between 701 and 702. There's a quasi contract created between me and Sarthak. उसने अगर fruits खा लिए तो he'll have to compensate. Quasi contract. Clear है? अब पढ़ते हैं. Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously. Fruit का bag छोड़ दिया गलती से. It was non-gratuitous. एंड सच अदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट, दिया ने बिरयानी खा ली, डकार मार ली, ठीक है। द लैटर, मेरे बिरयानी खाने वाले और मेरे फ्रूट्स खाने वाले आर बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू मी इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड। या तो मुझे मेरी बिरयानी वापस दे दो या मुझे बिरयानी का पैसा दे दो। क्लियर है? सिंपल है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनालिसिस 4 लाइन का 2 लाइन इधर। When one party does something for another without intending it as a gift, non-gratuitous is not a gift, right? गिफ्ट है तो तुम वापस कैसा लेगा? गिफ्ट है तो तुमको बोल के देना पड़ेगा दिस इज अ गिफ्ट। मैंने धर्म का बर्थडे था, धर्म को गिफ्ट दिया, फिर मेरा धर्म का कुछ लफड़ा हो गया, बोला गिफ्ट वापस दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड द अदर पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम हिम, द बेनिफिटिंग पार्टी इज ऑब्लाइज्ड टू कॉम्पनसेट फॉर इट। क्लियर है? यहां तक डन। सेक्शन 71 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है। 72 लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom money is paid or delivered by mistake or under coercion. Delivered under by mistake, delivered or paid, anything that is delivered or paid. क्या दो चीजें इधर, by mistake और coercion, ठीक है। ऑलराइट, मैं सार्थक के घर पे गया, सार्थक को बंदूक दिखाई, सार्थक ये घर खाली करना है। बोला अरे क्यों सर? बस खाली करना है, मुझे यहाँ क्लासेस चालू करनी है। बोला अच्छा कितना है? मैं बोला उसको वैल्यू कितना है? बोला सर मेरा घर 1 करोड़ का है। 2 करोड़ दिया, तू निकल बस यहाँ से। दे दिया, निकल गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ व्हाट हैव आई डन? आई हैव पेड मनी अंडर कोअर्शन। आई हैव पेड मनी अंडर कोअर्शन। उसको नहीं लेना था, फिर भी ज्यादा कम से कोई लेना देना नहीं है बेटा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 50 लाख की चीज कोअर्शन में 1 करोड़ का दे दिया, बोलोगे इसका फायदा हो गया ना, ऐसा नहीं सोचने का। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, कंसेंट नहीं था, अंडर कोअर्शन उसने 2 करोड़ रुपया लिया।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यू मस्ट रीपे इट, कोर्ट में गया वगैरह, 2 करोड़ रुपया वापस दे दो, समझ में आ रहा है? दूसरा इज मिस्टेक, ऑलराइट, दूसरा इज मिस्टेक। धर्म ने मेरे से पैसे लिए थे 5 लाख रुपए, ठीक है, धर्म ने मेरे से पैसे लिए थे 5 लाख रुपए, ऑलराइट, उसने 3 लाख रुपए वापस कर दिए मुझे, 3 लाख रुपए वापस कर दिए, अब बचा था 2 लाख रुपए वापस करने का, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने बोला था किसी और को, सम अदर फ्रेंड ऑफ हिज, कि जाके सर को ये 3 लाख रुपए दे देना, बट ऑलरेडी धर्म के डैड आके मुझे 3 लाख रुपया दे चुके। अब तुमको याद है परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी डिस्चार्जेस द ओरिजिनल, याद है? अब इसमें क्या हुआ बेटा, मेरे पास क्या हो गया, 3 लाख दे दिए, अब 3 लाख मैंने किसी और से भी ले लिए, उसके फादर से भी ले लिए। वो दिन आया था, उसका वो था, मेरा सेक्रेटरी बैठा था, तो बोला सर क्या मेरा बैलेंस था 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए दे के चला गया। अब क्या मुझे वो 2 लाख रुपए लेने चाहिए थे? हैज द प्रॉमिस बीन डिस्चार्ज्ड? यस। सो दिस इज मनी डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। मैं नहीं था, अगर मैं होता तो मैं बोल देता कि तेरे डैड ने ऑलरेडी दे दिया, अपना हिसाब क्लियर है, बट मेरा सेक्रेटरी था, उसको पता नहीं था, आइडिया नहीं था, उसने ले लिया, उसको मालूम था हाँ धर्म ने पैसे लिए थे, खत्म। अब इसमें खत्म मतलब ये नहीं बोल सकते भाई अब भूल जा, तेरी गलती। अब इट इज मनी डिलीवर्ड अंडर और बाय मिस्टेक, तो एनीथिंग दैट इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और एनी मनी दैट इज पेड बाय मिस्टेक, देयर इज अ quasi contract created that I am supposed to return back the money. Is that clear? So section 68 liability for necessaries, section 69 क्या बोलता था, क्या था सेक्शन 69? रीइंबर्समेंट ऑफ, अच्छा एग्जाम्पल तो बोलो, क्या पढ़ा था सेक्शन? बिरयानी क्लास वाला एग्जाम्पल बेटा, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पेड बाय वन पार्टी इन विच द अदर पार्टी इज इंटरेस्टेड, वो वाला याद आया? So section 68 liability for necessaries, section 69 reimbursement by one party to another in which the former party is interested, section 70 क्या था? non gratuitous, benefiting of from non gratuitous act, all right, section 71 finder of lost goods, खत्म बेटा। इंपॉर्टेंट क्वासी तो वेरी इंपॉर्टेंट, खाली पूछ लेगा कि व्हाट आर डीम्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा करके अच्छा मार्क्स तुमको मिल सकता है। अब सोचो इसमें तुमने सेक्शन नंबर याद रख लिया तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देखो मैं बोलूं सेक्शन को सबसे इजी वे याद रखने का ऑलवेज सीरीज, ये सबसे इजी वे है। जैसे 68 से है ना लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, 4 सेक्शन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, 68, 69, 70, 71। तो तुमको मालूम है 68 लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज है, 69 रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, 70 बेनिफिट फ्रॉम नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है, एंड 71 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो ऐसा नंबर तुमने लिख दिया, खतरनाक, समझ में आया? सीरीज हमेशा तुमको, इसके लिए मैंने पढ़ाया भी सीरीज में, 68 to 72, 31 to 36, 37 से परफॉर्मेंस चालू हो जाता है, 37 से परफॉर्मेंस चालू हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? ऑल राइट। 73, 74, 75 क्या था? ब्रीच, डैमेजेस। तो हो गया ना तुमको, ऐसे 10 सेक्शन तो याद हो गए ना, ऐसे ही 10 सेक्शन तो याद हो गए ना ऐसे ही, 68, 69, 70, 71, फिर 73, 74, 75, याद आया? क्लियर है? ऑल राइट, चलो वी आर डन विद दिस यूनिट। टुमारो तो छुट्टी है, सब लोग रिवाइज करो, जिसके शक्ल पे कलर देखा मारेगा मैं तुम लोग को, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली एवरीवन।